Hello everyone, my name is Shivani Jain and welcome to my YouTube channel MCA शिक्षा। मैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एमसीए के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट को काफी चैलेंजिंग या फिर बहुत टफ लगते हैं, उन सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे कवर करूंगी। उन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं यहाँ पे जनरली इग्नू के सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने किसी कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक देम फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे मैं इग्नू का सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि है MCS 211 विच इज डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मैं उस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट बेसिस ऑफ एन एल्गोरिथम ऑफ एंड इट्स प्रॉपर्टी, इन चीजों के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगी। इस यूनिट में हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे, एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी उसी के अंदर मैं इन्वॉल्व करूंगी। जो प्रॉब्लम टेस्ट सॉल्विंग टेक्निक्स है और डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक और सोशियोस्लिक एल्गोरिथम्स हैं, इन सबको भी मैं उसी के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। राइट, ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। एल्गोरिथम से हम क्या समझते हैं? एल्गोरिथम्स जनरली सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से अप्रोच होती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई भी सॉल्यूशन लेना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करना है, तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। राइट, जैसे सपोज कीजिए अगर मुझे चाय बनानी है, वेरी बेसिक एंड वेरी देसी एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट्स। चाय बनानी तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पानी उबालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, फिर उसको उबालो, देन दूध डालो और थोड़ी देर उसे उबालने के बाद आपकी चाय छनने के बाद बन जाती है। राइट, तो एल्गोरिथम भी एक तरीके का यही है। एल्गोरिथम्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और हम लोग यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, डेफिनेशन की तरफ चले जाएं। द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड in calculation or other problem solving operation. Therefore, algorithm refers to a set of rules, instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get expected result. Right, हम लोगों को अपना कोई भी desired output या फिर desired रिजल्ट के लिए हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगाते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम्स कहते हैं। नॉट जस्ट इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में मैं नहीं जा रही हूँ, मैं एक ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। राइट, अब हम लोग जनरली मशीन को क्या देते हैं, मशीन क्या, हम लोग एज ए ह्यूमन भी हम किस तरह से काम करते हैं, हमारे पास इनपुट होता है। मैं वही चाय वाला एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि हमारे पास चाय है, ओ सॉरी, चाय पत्ती है, पानी है, चीनी है, ये सारी चीजें हमारे पास दे रखी है। कुछ रूल्स हम लोगों को बता रखे हैं कि इस तरीके से ये काम होना है। ठीक है, और इस तरीके के काम को यूज करते टाइम आप लोगों को ये इनपुट को यूज करना है और जो आपको इन रिटर्न मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा। तो जो ये यहाँ पे डायग्राम शो कर रखा है, इनपुट जो कि हम सामने से देते हैं, सेट ऑफ रूल्स हम लोग जो डिफाइन करते हैं टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। जो गिवन इनपुट हमें दिया गया उससे हमने अपना मन पसंदीदा या फिर जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमें यहाँ से मिलता है एंड देन आउटपुट हमें हमारे हाथ में मिल जाता है। राइट, गुड एल्गोरिथम्स के लिए ना जनरली कुछ कंडीशंस जो होती है हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट यानी कि कुछ नंबर ऑफ इनपुट हमें चाहिए ही चाहिए इस एल्गोरिथम के लिए। अब जैसे मैं कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करूंगी तो उसके लिए मुझे कुछ ना बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कि ये एल्गोरिथम्स का यहाँ पे बेसिक यहाँ स्टार्ट होगा या फिर ये इनपुट हमें दे रखा है। राइट, मैं वही चाय वाला एग्जांपल लूंगी, मेरे को चाय पत्ती दे रखी है, मुझे चीनी दे रखी है, मुझे पानी दे रखा है और मुझे दूध दे रखा है। ठीक है, मुझे ये चार इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। ठीक है, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में मेरे को किसी ने बता रखा है भैया तुझे चाय बनानी है। ठीक है, तो चाय के लिए मुझे वो कुछ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करने हैं उनके लिए भी तो मुझे इनपुट की जरूरत पड़ेगी ना। तो सेम इनपुट, देयर मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स फॉर द एल्गोरिथम। राइट, आउटपुट में क्या होगा, देयर मस्ट बी सम आउटपुट प्रोड्यूस्ड as a result of execution of the algorithm. Right,
कोई भी आउटपुट हमें अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो पता होना चाहिए ना कि ये रिजल्ट हमें एज अ रिजल्ट चाहिए, राइट? वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। डेफिनाइटनेस, डेफिनाइटनेस यानी कि कुछ डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, कुछ डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हमारे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इंडेफिनाइट उसमें चलते जाएं तो हमें कभी कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट इनटू, सॉरी, इनपुट इनटू आउटपुट, राइट? अफेक्टिवनेस क्या होती है? हर एक स्टेप जो हमारा एल्गोरिथम का होता है वो हमेशा बेसिक होता है, बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, हर एक हमारा स्टेप जो हमारे एल्गोरिथम में यूज किया जाता है। ठीक, अगर जैसे मैं अगर पानी गर्म कर रही हूँ तो वो भी बहुत इफेक्टिवनेस डालेगा ना, वो पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा तो उसमें चाय पत्ती आराम से उबल जाएगी, चाय पत्ती उबल जाएगी तो उसमें चीनी आराम से हम डाल सकते हैं, दूध आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, फाइनाइटनेस जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक इनपुट से एक आउटपुट की तरफ में, उसके अंदर उस बीच में उस प्रोसेस के बीच में भी हमारे पास एक फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि एक पॉइंट पे वो एल्गोरिथम रुकना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोगों को आउटपुट तो मिले, अगर आउटपुट नहीं भी मिल रहा है तो एक अलग बात होती है, मगर उसका रुकना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टॉपिंग में मीन दैट इट शुड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट और अ रिस्पॉन्स दैट नो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, अगर स्टॉप हो जाता है तो हमें पता है कि हाँ, या तो हमारा आउटपुट मिल गया है या फिर जो हमारी प्रॉब्लम है उसका कोई आउटपुट नहीं है, जो हमने उसको इनपुट्स दे रखे हैं उसका कोई आउटपुट नहीं है। ये 5 मेन प्रॉपर्टीज या फिर ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, उस चीज को बिल्कुल डिफाइन करने के लिए, उस एल्गोरिथम को बिल्कुल गुड एल्गोरिथम में कंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास, हमें पता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट? अब कोई भी डिजायरेबल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अगर मेरा कोई एल्गोरिथम बन गया तो उसके और भी कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे ना। तो एल्गोरिथम हमेशा कैसा होना चाहिए? जनरल होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एबिलिटी होनी चाहिए, वो अलग अलग केसेस को सॉल्व कर सके, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एल्गोरिथम बनाया वो एक केस के लिए चल रहा है बट वो एक केस के लिए नहीं चलेगा, विच इज नॉट वेरी एफिशिएंट, वो गुड एल्गोरिथम में कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जो एक एल्गोरिथम होता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग जो टाइम दे रहे हैं, उसको जो हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बहुत एफिशिएंटली उसे यूज करना चाहिए और हमें प्रोवाइडेड या फिर एक डिजायर्ड आउटपुट हमें देना चाहिए। ठीक है, द एल्गोरिथम शुड बी अंडरस्टैंडेबल, जो एल्गोरिथम है वो हमेशा हमारे समझ में आना चाहिए, मशीन को समझ में आना चाहिए, मशीन से ज्यादा हम लोगों को समझ में आना चाहिए और बहुत इजी टू गो ऑन होना चाहिए। कोई भी एल्गोरिथम अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना तो उसको समझना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो एल्गोरिथम होता है उसको एक यूनिकनेस यानी कि एक स्टेप या फिर एक इंस्ट्रक्शन बहुत क्लाउड एंड क्लियरली उसे पता होनी चाहिए, कोई भी अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिपीटेड स्टेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। द एल्गोरिथम शुड बी जनरल एंड इज एबल टू सॉल्व सेवरल केसेस, जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो जनरल होना चाहिए और बहुत अलग अलग तरह की केसेस को सॉल्व करने का उसमें होना चाहिए। ठीक, जो एल्गोरिथम है वो आपका, सॉरी, द एल्गोरिथम शुड यूज resources efficiently, that is take less time and memory in producing the result, कम से कम मेमोरी लेना और कम से कम टाइम लेना और बेस्ट रिजल्ट देना, हमारा एल्गोरिथम का मेन मोटिव ही यही होना चाहिए, राइट? द एल्गोरिथम शुड बी अंडरस्टैंडेबल सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट टू ओन प्रॉब्लम। अब कोई भी एक एल्गोरिथम हम बना रहे हैं वो हम यही सोच के बनाएंगे ना कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए, जो पर्सन उसको यूज कर रहा है उसको समझ में आ जाए और वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में वहां पे यूज कर सके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में वहां पे उसे वो अप्लाई कर सके। जो एल्गोरिथम्स हैं उसके अंदर एक, द एल्गोरिथम शुड फॉलो द यूनिकनेस सच दैट ईच इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एल्गोरिथम इज अनएम्बिगुअस एंड क्लियर, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है? अब हमें समझ तो आ गई कि एल्गोरिथम किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बट एक एल्गोरिथम बनता कैसे है? एल्गोरिथम बनने के भी तो कुछ ना कुछ एक प्रोसीजर होता होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करते होंगे, राइट? तो जो एक एल्गोरिथम होता है इज अ प्रोसीजर वे टू राइट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम,
इट इज डिजाइन विद द 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए, या किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग यूज करने के लिए। सबसे पहला सीक्वेंसिंग, उससे दूसरा सिलेक्शन, उससे तीसरा इटरेशन, देन प्रोसीजर एंड देन रिग्रेशन। एक एक करके इन टर्म्स को समझाती हूँ, बैठे रहिएगा। अब पहला हमारे पास क्या है, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्शन। स्टेप बाय स्टेप एक्शन का यहाँ पे क्या मतलब, हम कहते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम में, कह रही हूँ दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ सीक्वेंस या कुछ ना कुछ स्टेप्स चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैंने पानी डाला तो उसके बाद मेरे को चाय पत्ती और चीनी डालना है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ, यहाँ से मेरा इनपुट शुरू हुआ, यहाँ से मेरी प्रोसीजिंग शुरू हुई, और उसके बाद आगे इसका ये नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद उसका ये नेक्स्ट स्टेप है, इस तरीके से। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि डिसीजन। किसी भी एल्गोरिथम को चूज करते टाइम हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम छोटी हो और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक एल्गोरिथम उठा के उस पर अप्लाई कर दूं ना। अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो आई चूज अ सिंपल सोल्यूशन, आई चूज अ सिंपल एल्गोरिथम, ताकि मेरे को आराम से सोल्यूशन मिल जाए। ठीक। नेक्स्ट स्टेप इज इटरेशन। इटरेशन का मतलब यहाँ पे लूप में या फिर रिपीटेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आपको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है, तो आप फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे ही। उसमें यही होता है कि एक इटरेशन जब तक चलती रहेगी, जब तक मतलब एक लूप तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी बंद ना हो जाए। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन टू कंडीशन। यहाँ पे मैं इतना प्रोग्रामिंग में नहीं जा रही। बस इटरेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक ऐसा स्टेप या फिर कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर जो कि हम लोग बहुत कंटिन्यूअसली, बहुत रिपीटेटिवली कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ है प्रोसीजर एंड फिफ्थ है रिकर्जन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ, पहले हम ये 3 स्टेप्स को काफी डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सीक्वेंसिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय परफॉर्मिंग सम एक्शंस इन अ सीक्वेंस कॉल्ड एल्गोरिथम, and the order of execution of those action is important to ensure the correctness of an algorithm। यानी कि एक कोई भी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है ना, वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए उस एल्गोरिथम के लिए। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स या फिर वो एल्गोरिथम्स के अंदर की जो चेंजेस हो रहे हैं वो सही नहीं होंगे, वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें करेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या पता वो एल्गोरिथम कभी स्टॉप भी ना हो, क्योंकि अगर उससे अगर स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं मिलेगा, तो वो कोई भी स्टेप कैसे भी उठा रहा है तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। एज एन एल्गोरिथम हैज टू बी जनरलाइज्ड टू सॉल्व मेनी केसेस। कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कोई भी एल्गोरिथम के अंदर ये एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना जनरलाइज वो होना चाहिए ताकि वो अलग अलग तरह के केसेस को सॉल्व कर सके। ठीक है, देयर मे बी सिचुएशन वेयर द सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन मे बी डिपेंड ऑन सम कंडीशन। ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते के साथ ही मेरा वो सीक्वेंस चेंज हो जाए। सीधी सी बात है। कभी कभार ये होता है कि जैसे मुझे क्या कहते हैं, चीनी पहले डालनी है, किसी को दूध पहले डालना है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से, अपने अपनी सिचुएशंस के हिसाब से है। ठीक है, किसी की कोई और कंडीशन हो सकती है, किसी की कोई और कंडीशन हो सकती है। दैट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर उसमें ही चले। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होंगे जब उसकी एक जस्टिफाई कंडीशन, एक जो कंडीशन उसको दी गई हो वो ही सेटिस्फाई की गई हो। राइट। That is, some of the instruction will be only be executed if a given condition satisfies. It is like the next action to be performed is depend upon some boolean expression. So using selection is next step to be executed is determining. जैसे कि अगर मैंने कोई कंडीशन लगा रखी है कि अगर i की वैल्यू 100 होगी तभी वो नेक्स्ट इटरेशन या वो सॉरी नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा या फिर नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू 100 या तो वो ट्रू में देगा या तो वो फॉल्स में देगा, दो ही वैल्यू दे सकता है। तो वो वही बोल रहा है कि कोई भी एक्शन या फिर कोई भी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
वो उसके एक बुलियन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसके एक बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर एक तरीके से पूरी तरह से निर्भर करेगा कि अगर ये चीज ट्रू होगी तो वो आगे बढ़ेगा, अगर ये चीज फॉल्स होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इस वजह से सिलेक्शन ऑफ स्टेप्स, आप किस तरह के स्टेप्स को सिलेक्ट कर रहे हो, किस तरह से आप एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक। इटरेशन, अगर कोई भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो उसे नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने पड़ेंगे, और वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कोई भी उसको कंडीशन मिल नहीं जाती। जब तक उसकी जो कंडीशन हमने दे रखी है वो उसको मिल नहीं जाती, तब तक वो उसको रिपीट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ना फैक्टोरियल का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है मुझे, होपफुली आप सब मैथ्स के बैकग्राउंड से होंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ये जो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये एक तरह से इटरेशन में चल रहा है। यहाँ पे तुम्हारी आई की वैल्यू जो है वो 5 से स्टार्ट होके 1 तक पे जा रही है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इनटू कर रहे हैं, राइट। तो वही हमारी एक तरह से इटरेशन होती है, उसी को हम इटरेशन या फिर रिपीटेटिंग ऑफ स्टेप्स कहते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको आगे बोला था प्रोसीजर और रिकर्जन को, मैं अब समझा देती हूँ। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर हमारा एक तरीके से फंक्शन होता है या फिर एक सब रूटीन होता है। जनरली हम ये प्रोसीजर्स को कब यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हम लोगों को दोबारा दोबारा करने हैं। ठीक है। और मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैं 50 बार उस चीज को लिख रही होंगी, ऐसे तो कोड कितना लंबा हो जाएगा, एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसीजर्स को, एक प्रोसीजर हम डिफाइन करते हैं और उस प्रोसीजर को हम अलग अलग जगह पे कॉल कराते हैं, अलग अलग जगह पे उसको यूज करते हैं। कुछ में पैरामीटर्स भी देते हैं, कुछ में पैरामीटर्स नहीं देते हैं, राइट। पैरामीटर्स यानी कि क्या क्या मुझे वैल्यूज में पास करनी है, क्या नहीं करनी है। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आपको फंक्शंस का काफी नॉलेज होगा, तो ये उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट। प्रोसीजर आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कोड होता है, यहाँ पे हमारी ना मॉड्यूलैरिटी बढ़ती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे कि कुछ मैंने सेट ऑफ स्टेप्स लिख रखे हैं या फिर कुछ एक टास्क लिख रखा है, ठीक है, वो हर जगह पे यूज हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, राइट। कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे ये होता है कि कोड कितना ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है। तो a procedure also known as a function or subroutine is a named block of code that performs a specific task. It is a reusable piece of code that can be called from different parts of a program. Procedures are used to organize code, improve modularity, and promote code reuse. In programming languages, procedures are defined using a syntax that includes procedure name, इनपुट पैरामीटर्स, अगर कोई इनपुट पैरामीटर्स हैं तो वो भी आपका यहाँ पे आएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। एंड द कोड ब्लॉक दैट डिफाइंस द प्रोसीजर फंक्शनैलिटी। व्हेन अ प्रोसीजर इज कॉल्ड, the program execution jumps to the procedure code block, perform the specific task, and then return to the point where it was called. ठीक है। यहाँ पे वो वही कह रहा है कि जैसे अगर मैंने यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करा या फिर एक प्रोसीजर को कॉल करा, ठीक है, और वो उस कॉल, जहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है वो वहां पे चला गया, ठीक है, उसने वहां पे अपने स्टेप्स एग्जीक्यूट करे, वहां पे उस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करा, फिर उसके बाद वापस से वहीं पे आ गया जहाँ पे वो कॉल किया गया था। ठीक है। इसके लिए ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं जरा आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आप एक कोड ऑफ प्रोग्राम लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड का ही लिख रहे हैं, उसमें आपने एक फंक्शन को ना कॉल करा दिया, और वो वही फंक्शन उसी कोड पे बहुत नीचे की तरफ, यानी कि 2000 3000 5000 पता नहीं कितने लाइन ऑफ कोड्स पे होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग मॉड्यूल में हो, आप वहां से भी उसे कॉल करा सकते हैं। ठीक है। तो आपने उसको कॉल कराया, वहां पे अपना सेट ऑफ टास्क हुआ, और वो वापस से आपके उसी पेज पे आ गया जिस पेज पे आपने उसे कॉल कराया था। एज सिंपल एज दैट, नो नीड टू ऑफ एनी कंफ्यूजन। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिकर्जन पे। रिकर्जन भी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जहाँ पे वो फंक्शन जो होता है ना वो अपने आप को बार बार बुलाता जाता है। ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को ना वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, और उसके बाद बार 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 अपने आप को बुलाता जाता है। ठीक है। और ऐसा क्या होता है, वो सेम सेट ऑफ फंक्शन को या फिर सेम सेट ऑफ टास्क को या फिर स्टेप्स को, कुछ भी आप कह लीजिए,
उसको वो बार बार कॉल कराता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जो रिकर्जन होता है हम लोग जनरली फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम्स में ज्यादा करते हैं। फैक्टोरियल हो गया या फिर और भी अलग अलग तरह की हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। फैक्टोरियल सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अब अगर मैंने वही बोला 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने पहले 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को सबको आपस में इंटू करना है। और उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन लिख रखा है। उसने पहले वैल्यू ली 5, उसके बाद उसने पूरे अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाया, फिर उसके बाद उसको वैल्यू मिली 4, फिर उसके बाद उसने अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाया, फिर उसको वैल्यू मिली 3, फिर उसने अपने आप दोबारा ऐसे करते 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 वो उस फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता रहेगा। ठीक है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन में आ जाते हैं। रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहाँ पे वो फंक्शन, sorry, recursion is a programming technique where a function call itself to solve a problem by breaking down into smaller instances of the same problem. In a recursive function, each recursive call solves a smaller subproblem, and the result of those subproblems are combined to obtain the final solution. Recursiveness functions have two main components. दो main components होते हैं, एक होता है आपका base case, एक होता है आपका recursive case. The base case defines the condition under which the recursion terminates. जो base case है वो define करती है कि ऐसी कौन सी condition पे वो recursion को ना एक तरीके से terminate कर दे। अगर उसे वो base case नहीं मिलता है, अगर उसे base condition नहीं मिलती है तो वो loop में चला जाएगा। एक तरीके से वो recursively होते ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और जो रिकर्सिव केस है वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और उस प्रॉब्लम्स को स्मॉलर इंस्टांसेस में कन्वर्ट करेगा। राइट। तो ये जो मैंने आपको आज इतना टॉपिक समझाया, ये दीज आर द टू टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, विच इज इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे होंगे। राइट। एनालिसिस में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू इस वीडियो में भी दे देती हूँ। हम यहाँ पे किसी भी एल्गोरिथम को किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके लिए दो दो हम लोग फैक्टर को कंसिडर करते हैं। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके बारे में मैं अभी डीपली आपको आगे बताऊंगी किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं और क्या डिटर्मिनिस्टिक और सोशियोटिक एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा या आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर कोई भी मेरे को फीडबैक या कोई टॉपिक आपको ऐसा है जो बहुत अर्जेंट से चाहिए, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक दैट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।